अनुपमा इतनी सुंदर है, जो भी उसे देखता बस देखते ही रह जाता। घुंघराले बाल, गोरी तो इतनी, दूध जैसे बोलना कोई गलत नहीं होगा। हंसने पर जो डिम्पल आ जाते थे, किनारे के दांत इतने मनमोहक लगते, उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते। जब कभी स्वतंत्रता दिवस पर या कोई प्रोग्राम पर जो राष्ट्रीय गीत गाती, चंद पंक्तियां बोलती, कसम से लड़के अपने होश खो देते। लेकिन कम उम्र और अध्यापकों की हिदायतें किसी को अनुपमा पर गलत नज़र डालने से रोकती थी। अनुपमा पढ़ने में भी होशियार थी, गरीब परिवार से थी, लेकिन कोई गलत आदत नहीं थी। बस उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। जब घर से निकलती बस एक ही हिदायत कि मन लगाकर पढ़ना, फेल हुई तो घर पर बैठना होगा। अनुपमा के जहन में ये बात घर कर गई थी, इसीलिए हमेशा उसे अपनी मंजिल दिखाई देती। वो मन लगाकर पढ़ती थी, इसीलिए अच्छे नंबर उसे पास होती थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक लड़का उसी स्कूल टाइम में नज़र में अनुपमा को रखता था। सहपाठी थे, बात भी करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे, सभी बच्चों के जैसे। लेकिन आलोक दिलो जान से अनुपमा पर फिदा था। जब दोनों स्कूल से कॉलेज तक सफ़र तय कर लिए एक साथ, एक दूसरे की परवाह करते, अच्छे बुरे पर टोकते भी। जब अनुपमा कॉलेज नहीं आती तो आलोक का मन बिल्कुल नहीं लगता और दूसरे दिन बहुत कहासुनी हो जाती। बाद में एक दूसरे को मना लेते, ये दोनों के बीच था। एक खासियत थी कि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाते, इसीलिए जल्दी मान भी जाते थे। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। दोनों बड़े हो गए तो दोनों का एक दूसरे की परवाह करना, फिक्र करना कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों ने फर्स्ट ईयर में एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर दिया और चोरी छुपे मिलना जुलना भी चालू हो गया। फाइनल होते होते एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन इनको इनके आने वाले तूफान का बिल्कुल आभास नहीं था। कॉलेज खत्म होने को आ गया, सब अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलने वाले हो गए। कुछ बच्चे तो दूर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिए तो कुछ नौकरी करने लगे। आलोक डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, लेकिन अनुपमा पास ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सके, जो कि फॉर्म भर कर पढ़ रही थी। एक दिन अचानक उसे चक्कर आए और उल्टी सा लगा और वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आई, लेकिन उसका सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। उसने पास के क्लिनिक पर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने जांच की तो डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, आप अपने घर से किसी बड़े को लेकर आओ। अनुपमा डर गई, पक्का उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। लेडीज डॉक्टर थी। अनुपमा ने कहा, कोई बात है क्या मैम, आप बताइए, मैं संभाल लूँगी खुद को। डॉक्टर ने फिर से मना किया। जब अनुपमा नहीं मानी तो डॉक्टर ने कहा, आप शादीशुदा हैं? अनुपमा ने कहा, नहीं। क्यों मैम, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। अब तो अनुपमा का शरीर बिल्कुल निर्जीव सा हो गया। उसके सारे ख्वाब टूट गए। उसकी ज़िंदगी ने जो करवट ली कि कोई सोच नहीं सकता। अनुपमा को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है, उसने तुरंत आलोक से मिलने को एक स्वीट कॉर्नर पर बुलाया। दोनों अंदर जाकर बैठे और फिर अनुपमा ने आलोक को पूरी कहानी बताई कि वो माँ बनने वाली है और उसके पास शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आलोक बहुत घबरा गया और बोला, अभी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, पता नहीं घर वाले मानेंगे या नहीं। तुम ऐसा करो, इस बच्चे को गिरा दो। अनुपमा उसे अवाक होकर देखने लगी, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली और बोली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती। आलोक तैयार हो गया। महिला अस्पताल में ले जाकर दिखाया तो पता चला अब कुछ नहीं हो सकता। बच्चे में जान आ चुकी है, काफ़ी टाइम बीत चुका है। आलोक उसके साथ वापस आ गया। आलोक बोला, अनुपमा तुम अभी घर जाओ, हम कल मिलकर बात करेंगे। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। आलोक ना तो दोबारा मिला, ना अनुपमा की खबर ली। अनुपमा ने बहुत इंतजार किया, लेकिन आलोक का कोई अता पता ही नहीं चला। अब समय जैसे जैसे गुजर रहा था, अनुपमा की परेशानी भी बढ़ने लगी। लोग शक करने लगे। उसके पहले उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस शहर से दूर एक स्कूल है जहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे, मुझे वहीं पढ़ाना होगा ताकि हमारी परेशानी दूर हो और हमारा परिवार सुखी हो जाए। बड़ी मुश्किल से माँ मान गई और अनुपमा के पिताजी को भी मनवा लिया। अनुपमा घर से चली तो गई,
लेकिन उसका ना तो कोई ठिकाना था ना मंजिल। वो जाकर एक मंदिर में बैठ गई और अब उसे भूख भी लगी थी। तभी एक महिला उसके पास आई, हाथ में हलवा और पूड़ी पकड़ा कर बोली, बेटा कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो अनुपमा ने नानुकुर किया, लेकिन बाद में महिला को समझदार और पढ़ी लिखी जानकर पूरी बात बताई। महिला उसे अपने घर ले गई और अपने घर रखा, खिलाया पिलाया और बोली, आज आराम करो, कल बात करेंगे इत्मीनान से। अनुपमा खा पी कर लेट गई, लेकिन जिसकी जिंदगी में अंधेरा हो उसे नींद कहाँ। फिर भी लेटना तो था ही। सुबह हुई, सबने अपने अपने दिनचर्या के हिसाब से चाय नाश्ता किया। जिसको ड्यूटी जाना था गया। वो महिला जो अनुपमा को लाई थी, जल्दी काम खत्म करके उसको एक जगह ले गई और वो जगह थी अनाथ आश्रम। वहाँ उस महिला ने बात की और पूरी जिम्मेदारी ली। अनुपमा को भी ये रास्ता बहुत पसंद आया। अनुपमा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगी। सभी अनुपमा से बहुत खुश हुए। अब तो अनुपमा उन सबके परिवार का हिस्सा बन गई। बहुत अच्छा टाइम बीतने लगा, लेकिन दिल में जो कसक थी वो तो बहुत ही पीड़ा देती थी। धीरे धीरे अनुपमा के बच्चे के इस दुनिया में आने का समय हो गया, लेकिन अनुपमा खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए सारी खुशियाँ थी, बस पिता का नाम नहीं था। आज रात से अनुपमा की तबीयत खराब है, लगता है बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ राधिका जी हैं, शांति जी हैं, देविका जी हैं, जो कि अनुपमा को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। अनुपमा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो राधिका जी ने कुछ दूर पर रह रही दाई माँ को बुलवाया। उन्होंने बहुत ही सलीके से अनुपमा के बच्चे का जन्म करवा दिया। अनुपमा ने बहुत ही खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। सब तो खुश हुए, लेकिन अनुपमा फूट फूट कर रोने लगी। देविका माँ ने कहा, डीकरी पागल है क्या? लड़का हुआ है और तू है कि रो रही है? क्यों रो रही है? अनुपमा देविका से चिपक गई और रोने लगी। माँ, मैं इसलिए तो रो रही हूँ कि लड़का है, लड़की होती तो। देविका बहन ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और दुखी भी हुई, लेकिन फिर भी हौसला दिया। पागल है क्या? हम अनाथ लोगों की कौन छानबीन करेगा? अनाथों का कौन सा परिवार होता है? भगवान पर भरोसा रख मेरी बच्ची। जब यहाँ तक तुझे पहुँचाया और तेरी लाज बचाई, तो आगे भी बचाएगा। पागल मत बन। भगवान ही हमारा खानदान है और मदद करने वाला हमारा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। और सुन, कुछ काम तो ऊपर वाले के लिए छोड़ दे, यह सब कुछ तू ही सोचेगी। अनुपमा को बात समझ आ गई, लेकिन मन में ज्वार भाटा आ ही जाता तो वो अब छुपा लेती। अनुपमा का बेटा भी इतना खूबसूरत कि तारीफ करते बनती और सभी अनुपमा के बच्चे के आगे पीछे पागल रहते। बच्चे का नाम रखा चिराग और पूरा ख्याल रखते, क्योंकि यहाँ पर तेरा मेरा अपना पराया जैसा कुछ नहीं था। सब एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। धीरे धीरे अनुपमा का बेटा अनाथ आश्रम में सबके बीच लाड प्यार से पलकर बड़ा होने लगा था। समय समय पर सामर्थ्य अनुसार बच्चे का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। धीरे धीरे वो समय भी आ गया कि बच्चा बोलने लगा और उसकी तोतली आवाज़ से अनुपमा के सारे गम फीके पड़ने लगे। समय अनुसार अनुपमा ने बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाया और चिराग स्कूल जाने लगा। चिराग को स्कूल छोड़ने की जो होड़ लगती वो देखने बनती, तो सबने पारी बांध ली। कोई छोड़ने जाता तो कोई लाने, एक दिन कोई तो एक दिन कोई, सब अपनी पारी पर उतावले रहते। एक दिन देविका माँ कहने लगी, हमारे राजकुमार जैसी है किसी की किस्मत। देखो, ये सुख तो परिवार वालों को भी नसीब नहीं होता। लेकिन अनुपमा परिवार में थी, इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं होती। इस बीच उसने अपने माँ बाप को ये बताया कि उसे बहुत अच्छे स्कूल में काम मिल गया, रहने और खाने की भी व्यवस्था है, बस आना नहीं हो पाएगा, पैसे भेज दिया करूँगी। घर पर अनुपमा के भाई बहन सब अच्छे से पढ़ रहे थे। अनुपमा गुमनाम होकर उनकी मदद करती रही और समय समय पर उनके हाल खबर लेती रही। आज ये गलती की वजह से अनुपमा अनाथ की जिंदगी जी रही, अपना परिवार होते हुए भी। अनुपमा के बेटे चिराग का आज 9वां जन्मदिन है। सभी शाम को उत्सव मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं कि अचानक एक बड़ी गाड़ी सी आकर रुकी और उसमें से एक नौजवान पुरुष और स्त्री का जोड़ा निकला। सब चौंक कर देखने लगे, इन अनाथों की बस्ती में ये गाड़ी वाला कौन?
रोशनी चकाचौंध में सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी उसी ऑफिस में काम करने वाले एक राम काका आए स्वागत में। आओ बाबूजी, चलो ऑफिस में सब देखने लगे और थोड़ा दुखी भी हुए। आज फिर कोई हमारी दुनिया से जाने वाला है, लेकिन खुशी भी थी कि इस गुमनामी से तो आज़ाद होगा, कम से कम उसकी पहचान तो बन जाएगी। राम काका उनको ऑफिस के अंदर ले गए, जहाँ के करता धरता मिस्टर शर्मा थे। बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था। बड़ी ही मुश्किल से पले थे और बहुत मेहनत और संघर्ष करके कामयाबी हासिल किए थे। उन्होंने एक ही संकल्प लिया कि वो एक अनाथ आश्रम बनवाएंगे, जहाँ लोग अपने सामर्थ्य अनुसार मेहनत करेंगे और सम्मान से जिंदगी बिताएंगे। मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी दीपिका दोनों पढ़े लिखे थे। दोनों अच्छी नौकरी करते थे और अपने ज़रूरत के बाद बची हुई धनराशि इस अनाथ आश्रम पर लगाते। इनके इस नेक काम में बहुत लोग खुश होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करके अपने आप को धन्य समझते। कोई निसंतान यदि किसी बच्चे को ले जाने का इच्छुक हो तो उसे महत्वपूर्ण लिखा पढ़ी के साथ अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही देते। राम काका उस व्यक्ति को लेकर अंदर आने की इजाज़त लेकर सम्मान से अंदर लाए और बातचीत शुरू हुई। मिस्टर सिंह, मैं मिस्टर शर्मा इस अनाथ आश्रम का सेवक हूँ। मेरे लायक कोई सेवा? सर, मेरा नाम आलोक है और आप सेवक नहीं, आप तो भगवान हैं। बेसहारा को सहारा देने वाला सेवक बनकर अपना परिचय बताना आपका बड़प्पन है। बहुत ही नाम सुना है आपका। किसी से हमें राम काका के बारे में पता चला और हम भी आपके दरवाजे पर अपनी झोली फैला कर आ गए। सबके जीवन को खुशियों से भरने वाला हमें निराश नहीं करेगा, ये हमें पूरी उम्मीद नहीं विश्वास है। मिस्टर शर्मा बोले, आपका सम्मान सर, आँखों पर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। सर, हमारी शादी को 5 साल हो गए, हमें औलाद का सुख नहीं मिला। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको दिखा दिया, लेकिन कोई आशा की किरण नज़र नहीं आई। फिर हमें राम काका के बारे में पता चला और हम उनसे मिले और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। सर, बहुत दूर से बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, आप हमें निराश मत करिएगा। और पैर पकड़ लिए। मिस्टर शर्मा बोले, अरे उठो, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, चिंता मत करो, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। बताओ हमसे क्या चाहिए? थोड़ा राहत की सांस लेकर, सर, हम एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, वो भी पूरी लिखा पढ़ी के साथ। तो ले जाओ ना, इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा बोलो, लड़का या लड़की? बोले, लड़का हो लेकिन बहुत छोटा मत देना, जिससे हमें पालने में ज़्यादा डर की बात ना रहे। ठीक है, आओ देखो। और जहाँ सब बच्चे खड़े होते हैं वहाँ लेकर जाता है और मर्जी ऊपर वाले की, वो एक बच्चे पर मोहित हो जाते हैं। आलोक मिस्टर शर्मा के साथ जाता है और वहाँ सब बच्चे एकत्रित रहते हैं चिराग का जन्मदिन मनाने के लिए और सभी बच्चों को देखता है। अचानक आलोक की नज़र चिराग पर पड़ती है और फिर नज़र बिल्कुल हटती नहीं। उसकी खूबसूरती ने उसे इस प्रकार आकर्षित किया कि वो बिल्कुल बेचैन हो गया। आलोक ने, बस सर जी, हमारी तलाश पूरी हो गई, ये बच्चा हमें बहुत पसंद आया, मैं इसकी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन सर, इस बच्चे को ले जाने के लिए हमें इसकी माँ से पूछना पड़ेगा। क्या मतलब? हाँ जी, इसकी माँ से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका अंतिम सहारा है। यदि वो देने को तैयार हो तो आप शौक से ले जाइए, नहीं तो दूसरा पसंद करना पड़ेगा। लेकिन सर, पता नहीं, इस बच्चे को देखकर जो अपनापन महसूस हुआ, शायद वो और किसी बच्चे में ना हुआ हो। तो इसको देखकर हम अपने औलाद की कमी को एक पल के लिए भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी की खुशियाँ छीनकर अपने घर को नहीं रोशन करने वाले। हाँ सर, एक बार आप कोशिश ज़रूर करिएगा और अच्छे से समझाइएगा। जी सर, हम कोशिश करेंगे और अगर वो मान जाती हैं तो आप बेफिक्र होकर ले जाइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन माफ़ी चाहूँगा सर, आज उस बच्चे का जन्मदिन है और आज ही मैं उसकी माँ से उसके बच्चे को देने के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता, इसीलिए आज आपको खाली हाथ ही जाना होगा। तब तक आप हमारे फ़ोन का इंतज़ार करिएगा, हम चिराग की माँ से सही मौका देखकर बात करते हैं। वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको दूसरा बच्चा दिखा देंगे। क्यों चिंता करते हैं, एक से एक नायाब हीरे हैं हमारे पास। आलोक और उसकी पत्नी वापस आ जाते हैं।
सब मिलकर चिराग का जन्मदिन मनाने के लिए चिराग को तैयार करने लग जाते। अंदर से अनुपमा, देविका माँ और सभी औरतों का एक झुंड कुछ ना कुछ लेकर निकलता है। अनुपमा के हाथ में एक थाली है जिसमें आरती, कुमकुम, अक्षत है। देविका माँ के हाथ में कुछ मीठे पकवान है। राधिका जी फूल लेकर, कोई गुब्बारे तो कोई मिठाई गोली तो कोई खिलौना, सब कुछ न कुछ अपने आशीर्वाद के साथ लेकर आए और बड़ी धूमधाम से चिराग का जन्मदिन मनाया गया। नाच गाना हुआ। सबने बारी बारी से चिराग को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हुए रोली और अच्छत से टीका किया। चिराग ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया क्योंकि ये अनुपमा के संस्कार थे। सबने मिल बांट कर पकवान का लुत्फ उठाया। खत्म हुआ, सब सोने चले गए। रात की पार्टी खत्म हो जाने पर सब सोने चले जाते हैं और सुकून से सो जाते हैं। सुबह होती है, सूरज की किरणें अपनी लालिमा से धरती को प्रकाशित करती हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। अब सभी अपना अपना बिस्तर छोड़ अपने अपने काम में लग जाते हैं। साफ सफाई शुरू होती है। खटर पटर से कुछ बच्चे जाग जाते हैं। देविका माँ, रात को सही से खाया करो, सुबह अपनी खटर पटर से हमारी नींदें उड़ा देती हो। ये गलत है ना देविका माँ? देविका माँ बोली। रुक नींद के बच्चे, मैं भूखी रहती हूँ, अभी बताती हूँ। देविका माँ जिग्नेश के गाल पर प्यार से आहिस्ता थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, जो सूरज को जगाते हैं वो चमकते हैं, जिनको सूरज जगाते हैं वो पीछे रहते हैं। जिग्नेश बोला, सच में माँ? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ। और जिग्नेश के साथ सारे बच्चे बारी बारी से जग जाते हैं। सब हल्का फुल्का कुछ खाकर अपने काम में लग जाते हैं। चिराग स्कूल जाता है, अनुपमा पढ़ाने चली जाती है। सभी दिन के 3 बजे से आना चालू हो जाते हैं। शाम की चाय के साथ खाना की तैयारी शुरू हो जाती है। यही रोज की दिनचर्या है। मिस्टर शर्मा रोज सोचते हैं कि अनुपमा से बात करूं, पर कैसे, कहीं वो टूट ना जाए। लेकिन आलोक से वादा किए थे तो बात भी करनी जरूरी थी। एक दिन शाम की चाय पर सब इकट्ठा बैठे थे। मिस्टर शर्मा ने बात शुरू की, एक कहानी के जरिए। एक चिड़िया थी, एक चिड़ा था। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन चिड़िया को अंडे देने का टाइम आया तो चिड़ा कहीं चला गया और वापस नहीं आया। चिड़िया ने अंडे दिए, उसके 4 अंडे से 4 बच्चे हुए। चिड़िया अंडे सेने लगी, बच्चे निकल आए। लेकिन तब तक बरसात का मौसम आ चुका था। बच्चे उड़ नहीं सकते थे तो एक दूसरा चिड़ा मदद करने के लिए आया। लेकिन चिड़िया ने मदद लेने से मना कर दिया। तो क्या चिड़िया ने सही किया? सबने कहा नहीं, अभी उसको मना नहीं करना चाहिए था। उसको अपने बच्चों के लिए मदद ले लेनी चाहिए थी। तो बच्चों का क्या हुआ? सबने पूछा। बच्चे पानी में बह गए क्योंकि बरसात बहुत तेज थी। शर्मा जी ने बताया। तब अनुपमा ने कहा, चिड़िया इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? यदि वो मदद ले लेती तो उसके बच्चे जिंदा होते। शर्मा जी हंसे और बोले, अनुपमा, यदि तुम्हारे बच्चे को कोई अपनाना चाहे तो क्या तुम उसको अपना बच्चा उसके उज्जवल भविष्य के लिए दे सकती हो? अनुपमा चौंक कर बोली, सर क्या मतलब? मतलब ये कि 1 सप्ताह पहले कोई चिराग को गोद लेने को बोल रहा था। काफ़ी अमीर लोग हैं, उनको अब खुद के बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे बच्चे के लिए लालायित है। तो तुम्हारी क्या इच्छा है, सोच समझ कर 2-3 दिन में बता देना। तुम तैयार तो हो, ठीक है? नहीं तो कोई दूसरा बच्चा दे देंगे। अनुपमा को मुँह छासी आने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद उसी टाइम शाम में चाय की ट्रे रखते हुए बोली, माफ़ करना शर्मा साहब, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, जो कि पिता की जगह से कम नहीं होती। आपने हमें सहारा दिया जिससे मैं आज इस दुनिया में जीवित हूँ। मैं आपकी सदैव ऋणी रहूँगी। पर भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं कर सकती। अब यही मेरी ज़िंदगी की पूंजी है। शर्मा साहब ने हंसते हुए कहा, अनुपमा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मेरा भी तो अपना कोई रिश्ता नहीं है मेरी पत्नी के सिवाय। इसीलिए तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी चिराग पिता के प्यार से वंचित रहा तो माँ का प्यार मिलना चाहिए। हमको तुम्हारे फैसले से कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी वो उसमें एक सौदा है। ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार का दिल कभी नहीं दुखाना चाहूँगा, खासकर अपनी बहन का तो बिल्कुल भी नहीं। शांति माँ, मेरी बहन ने आज मुझे मेरा हक दिया है
तो इस खुशी में आज कुछ खास बनना चाहिए। शांति माँ बोली, खास कुछ भी हो, खुशी के मौके पर तो मुँह ही मीठा कराते हैं, तो मैं खीर बना लाती हूँ। इतने में देविका माँ बोल पड़ी, चलो मैं पकौड़ी बना लेती हूँ शाम की चाय के साथ, अच्छा रहेगा। सब ने मिलकर पकौड़ी चाय तैयार किया। शांति माँ ने खीर बनाकर लाई। सब ने गर्मा गर्म खीर के साथ चाय और पकौड़ी का आनंद उठाया। मिस्टर शर्मा ने आलोक को फ़ोन करके साफ साफ शब्दों में बताया कि सर आप कोई भी बच्चे को ले जाइए, हमें ऐतराज़ नहीं है, पर चिराग को भूल जाइए, क्योंकि मेरी बहन उसके बिना मर जाएगी, जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। हमें आपकी खुशी के साथ साथ मुझे अपने परिवार की खुशी का भी ख्याल रखना है। ये अनाथालय नहीं, अनाथ आश्रम है, जहाँ सिर्फ खुशियाँ दी जाती हैं। ये अनाथ आश्रम ही मेरा परिवार है। आलोक ये सुन के बहुत दुखी था, लेकिन कर भी क्या सकता था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोला, ठीक है सर, दूसरा ही दे दीजिए। और दूसरे दिन आलोक दोपहर में अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। आज रविवार का दिन था, सभी घर पर थे। अनुपमा कपड़े धुलकर सुखा रही थी। चिराग वहीं अनुपमा के पास खेल रहा था। और भी बच्चे थे। छोटा सा बगीचा था जहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ था। आसपास सीजन के हिसाब सब्जियाँ उगाई जाती थी। फल और फूल के पेड़ लगे हुए थे। वहीं उसी जगह पर थोड़ी दूरी पर 3 हैंडपंप लगे थे। जिसकी ज़रूरत हो वही इस्तेमाल किया जाता था। उन्हीं से पेड़ पौधों की सिंचाई भी हो जाती थी, जिसमें यहाँ के लोगों के लिए सब्जियाँ पर्याप्त मात्रा में हो जाती थी। कभी ज़रूरत है तो ही बाहर से सब्जियाँ आती थी। ज़्यादातर तो यहीं से काम चलता था। आज अनुपमा का मन पता नहीं क्यों बहुत बेचैन हो रहा था। सुबह से मन में सोच रही थी, पता नहीं माँ कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, कोई बीमार तो नहीं होगा, सब ठीक तो होंगे। लेकिन अब पता भी करे तो कैसे। चिराग के होने के बाद उसने खत लिखना बंद कर दिया, केवल पैसे भेज देती थी। सोचते सोचते एक एक करके कपड़े डालती जा रही थी। तभी एक आवाज़ कान में पड़ी, जिससे अनुपमा बेचैन हो गई और उसने कपड़ों के बीच झाँक कर देखा तो शर्मा जी के साथ अनुपमा कपड़े डाल रही होती है। तभी मिस्टर शर्मा और आलोक आपस में बात करते हुए बगीचे में टहल रहे होते हैं। ये आवाज़ जो कि आलोक की थी, अनुपमा पहचान जाती है। कई बार अनसुना करती है, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ नज़दीक से सुनाई पड़ती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और कपड़े की ओट से देखती है और उसका डर सच हो जाता है और वो दुविधा में पड़ जाती है कि ये यहाँ कैसे, और सवालों का तूफान हिलोरे मारने लगता है। अनुपमा इन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती है, कपड़ों के बीच छुपकर। सच बताऊं सर, तो उस बच्चे में मुझे बड़ा अपनापन लगा। उसकी मुस्कान ने इस तरह खींचा कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बहन को दुखी मत कीजिए। वैसे भी मेरी अपनी औलाद तो होने से रही और आपकी बहन की अपनी औलाद है, तो मैं किसी को अब दुख नहीं देना चाहता। वैसे आपने अपनी पत्नी को डॉक्टर को नहीं दिखाया? आजकल तो विज्ञान बहुत आगे जा रहा है सर। जब दिखाने के लिए कुछ बचता तब दिखाता। मतलब? मिस्टर शर्मा ने पूछा। मतलब ये कि एक एक्सीडेंट में कनिका ने अपने सारे सपने टूट के बिखर गए। आलोक ने बताया। वो कैसे? दूसरा सवाल। मैं और कनिका पगफेरे की रस्म के लिए जा रहे थे कनिका के घर, तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं और कनिका दोनों अलग अलग जगह गिरे। कनिका एक डिवाइडर से टकरा गई और उसके पेट में चोट आई। जब हमें होश आया तो हमने खुद को आईसीयू में पाया। जब मेरी सेहत में सुधार हुआ तो मैंने कनिका के बारे में पूछा और तब जो सुना, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन ऊपर वाले के फैसले के सामने हर किसी को झुकना ही होता है। अनुपमा ने सारी बातें सुनी और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी सिसकियां कोई सुने, इसीलिए वो चुन्नी से मुंह दबाकर अपने कमरे में चली गई। अनुपमा के दिल में सवालों की लहरें हिलोरे मार रही थी। एक तरफ उसका अपना ममत्व, दूसरी तरफ लाचार प्यार का सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। आलोक अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, लेकिन अनुपमा को खुद की कुर्बानी में भलाई लगी। चिराग को यदि आलोक गोद ले लेता है तो उसको अपने खून का वारिस मिल जाएगा और चिराग को पिता का नाम और उसका अस्तित्व। उसने दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया कि वो आलोक को चिराग दे देगी।
लेकिन अपनी पहचान और खुद को गुमनाम करके, और उसने मिस्टर शर्मा को बुलवाया। मिस्टर शर्मा अंदर आते हैं, तब उनसे सबके सामने अनुपमा पूछती है, भैया ये वही शख्स है जो चिराग को गोद लेना चाहता है? कौन? जिससे आप बात कर रहे थे बगीचे में? अच्छा वो आलोक जी। हाँ अनुपमा, ये वही है, बेचारा बच्चे के लिए बहुत परेशान है। तो कोई बच्चा पसंद किया? अनुपमा ने पूछा। नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो वो अपनी आप बीती सुना रहा था। तो भैया आप आलोक को बोलिए कि वो चिराग को चाहे तो ले जा सकता है, पर मुझसे परिचय मत करवाना। मुझे इस कहानी में गुमनाम रखिए। और एक विनती है, जब तक चिराग को उन लोगों की आदत नहीं लग जाती, वो उसको यहाँ मिलाने के लिए लाएं और उसका हर जन्मदिन हर साल यहाँ पर आकर मनाएं। मिस्टर शर्मा अचानक अनुपमा के बदले हुए फैसले से परेशान तो हुए, फिर भी उस बात को नज़रअंदाज कर ये खुशखबरी जाकर आलोक को दिए। आलोक खुशी से फूला नहीं समा रहा था, और अनजाने में उसने उस बदनसीब मोहब्बत की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उसने मिस्टर शर्मा और सबकी खुशामदी देखकर उसने चिराग की माँ को धन्यवाद करने की इच्छा जताई, लेकिन मिस्टर शर्मा ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। माफ़ करना आलोक जी, वो आपसे नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि उन्होंने अचानक से फैसला क्यों बदला ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिलने को मना किया है। चलो आप अब जश्न मनाने की तैयारी करो और चिराग को अपने साथ ले जाओ। लेकिन चिराग जब तक आप लोगों से घुल मिल नहीं जाता, तब तक आपको उसे उसकी माँ से मिलवाने और उसका हर जन्मदिन आप आश्रम में ही मनाएंगे। ये चिराग की माँ की दिली इच्छा है। आलोक और उसकी पत्नी चिराग को खुशी खुशी ले जाते हैं। बेचारा चिराग मासूम से चेहरे के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अनुपमा उसको जाते वक्त गले भी नहीं लगाती कि कहीं उसके आंसू चिराग की कमजोरी ना बन जाए। जैसे ही चिराग आलोक के साथ चला जाता है तो अनुपमा फूट फूट कर रोती है। लेकिन एक सवाल तो सबके मन में है कि वो चिराग को अचानक अपना बच्चा देने को किस लिए तैयार हो गई, लेकिन कोई पूछ ही नहीं पाता। समय यूं ही गुजरता गया। शर्त के अनुसार चिराग अनाथ आश्रम में आता रहता और उसका जन्मदिन मनाने के लिए छोड़ना पड़ता था और दूसरे ही दिन चला जाता। अनुपमा प्यार तो बहुत करती थी लेकिन जताती नहीं थी। चिराग भी धीरे धीरे उन लोगों से घुल मिल गया। पढ़ाई आगे बढ़ती गई। बड़ी क्लास में जाने से अब समय नहीं मिल पाता, तो अब धीरे धीरे काफ़ी दिनों में आने लगा, वो भी बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आलोक भी अब बहुत व्यस्त रहने लगा उसके ऑफिस में। अनुपमा रोज की तरह अपने सभी काम में हाथ बटाती स्कूल जाती और बचा समय अनाथ बच्चों के साथ बिताती। चिराग अब कॉलेज में पहुंच गया। उसका 21वां जन्मदिन मनाना जाने को था। देविका माँ, शांति माँ सब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। आज आश्रम बहुत अच्छे से सजाया गया है। साफ सफाई, फूल पत्ते, तरह तरह के पकवान, सब कुछ चिराग की पसंद का। आज आलोक और उसकी पत्नी बच्चे के साथ आए। अनुपमा सबको देखकर परेशान थी। सबका स्वागत हुआ। जन्मदिन का वक्त टाला जा रहा था कि आलोक और उसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में अनुपमा जन्मदिन मनाए, लेकिन आलोक की पत्नी और आलोक के लिए ये 21वां जन्मदिन खास था, इसीलिए वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बोल ही दिया, मिस्टर शर्मा अब देरी किस बात की, जन्मोत्सव शुरू कर दिया जाए, जिससे ज़्यादा देर तक मस्ती हो सके। आखिर मेरा बेटा 21 साल में कदम रखने वाला है। अब अनुपमा को आना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अवसर वो छोड़ नहीं सकती। वो एक एक दिन गिनकर इंतज़ार करती है, लेकिन आज आलोक भी है। ना आए तो सबको वजह क्या बताए। जब उत्सव शुरू हुआ और थोड़ा अंधेरा होने लगा था, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हल्की आसमानी रंग की साड़ी में लंबी चोटी आगे किए, आरती की थाली लिए अनुपमा देविका माँ के साथ चली आ रही थी। कुछ दूर पर ही थी, तभी आलोक की नज़र पड़ी और वो एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें नहीं हट रही थी। होंठ खुले के खुले, आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अनुपमा चिराग को टीका करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चिराग बोलता है, आप मेरी मम्मी नहीं है, तो सबसे पहले मेरी मम्मी मेरे और मेरे पापा टीका करेंगे। उसके बाद अब अनुपमा के हाथ से थाली छूटने को होती है, तभी कनिका संभाल लेती है और अनुपमा का हाथ पकड़ दोनों मिलकर टीका करती हैं।
अनुपमा आज एकदम टूट चुकी थी। एक आखिरी रिश्ता था, वो भी टूट गया। अब जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया। अनुपमा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सभी उत्सव मनाने में व्यस्त हो जाते हैं। आलोक सबकी नज़रों से बचकर अनुपमा के कमरे में जाता है। आप कौन और आप मेरे कमरे में कैसे आए? अनुपमा आलोक से सवाल करती है। अनुपमा, मैं आलोक, तुम्हारा आलोक। अनुपमा ने कहा, कौन आलोक? मैं नहीं जानती किसी आलोक को। मैं आलोक या आलोक नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती। माफ़ी चाहूँगी, कृपया आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, ये मेरा आखिरी ठिकाना है। मैं इस दुनिया में रहूं तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। दरवाजे की तरफ इशारा करके बताती है। आलोक बोला, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अपने बेटे को लीजिए और अपने घर जाइए, और हाँ, आज के बाद दोबारा कभी आने की गलती मत करना। आलोक की बात पूरी होने से पहले ही अनुपमा ने बीच में ही बोला, अब हमें किसी की उम्मीद नहीं रह गई। मैं मेरी गलती की सज़ा हंसते हंसते काटूंगी। मैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी गलती का खुद को एहसास कराना था कि माँ बाप से ज़्यादा सगा कोई नहीं होता। सब रिश्तों में स्वार्थ छुपा हुआ है। आप जा रहे हैं या मैं चली जाऊं? आलोक चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है और लड़खड़ाते हुए बगीचे में बैठ जाता है। क्या चिराग को पता चल पाएगा कि उसके असली माता पिता आलोक और अनुपमा हैं? आखिर आलोक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वापस कभी अनुपमा के पास लौट कर नहीं आया? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।